साल पहले लिखी गई थी। तब उस व्यक्ति के पास 2 छोटे स्टोर्स थे, आज वह 5 स्टोर्स का मालिक है और उसने देहात में 17 एकड़ ज़मीन भी खरीद ली है, जहाँ वह अपना घर बनाने जा रहा है। वह अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आपके जीवन के तीनों खंड आपस में जुड़े हुए हैं। हर एक खंड की सफलता किसी न किसी हद तक दूसरे पर निर्भर करती है, परंतु जो खंड बाकी सभी खंडों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, वह है आपका काम धंधे वाला खंड। हर साल पहले जिस गुफा मानव का घरेलू जीवन सबसे सुखद होता था और जिसे सर्वाधिक सामाजिक सम्मान मिलता था, वह शिकारी के रूप में सबसे सफल हुआ करता था। सामान्य तौर पर यही बात आज भी है। हम अपने परिवारों को जो जीवन स्तर देते हैं और हमें जो सामाजिक सम्मान मिलता है, वह काफी हद तक हमारे काम धंधे के खंड में हमारी सफलता के कारण ही मिलता है। यस फ्रेंड्स, जो भी हमारा काम धंधे वाला खंड है वो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ना केवल काम धंधे से इनकम की बात हम लोग करते हैं, बल्कि हमारा समाज में जो मान सम्मान होता है, हमारा समाज में जो प्रतिष्ठा होती है, कहीं ना कहीं उन सबका रिलेशन भी हमारे काम धंधे के खंड से ही मिलता है। कुछ समय पहले मैकिन्सी फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट रिसर्च ने व्यापक सर्वेक्षण कराया ताकि यह जाना जा सके कि एग्जीक्यूटिव बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गुण कौन सा है। बिजनेस, सरकार, विज्ञान और धर्म के लीडर से सवाल पूछे गए। हर बार अलग अलग तरीकों से इन शोधकर्ताओं को एक ही जवाब मिला। एग्जीक्यूटिव की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता उसकी आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होती है। जॉन वोनामेकर की सलाह याद रखें, कोई व्यक्ति जब तक अपने काम में अपने आप को झोंक नहीं देता, तब तक वह महान काम नहीं कर पाता। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने की इच्छा तो हम सभी के अंदर होती है। हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी से भी पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है, तो वो हर बंदा यही कहेगा कि मैं सफल होना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। लेकिन इच्छा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो प्रबल इच्छा के अंदर चेंज ना हो जाए, प्रबल इच्छा के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाए। और प्रबल इच्छा के अंदर कन्वर्ट करके उसको पूरा करने के लिए डेफिनेटली हमें उस काम के अंदर अपने आप को झोंकना पड़ता है। और यही तो कहा जाता है हमारे बिजनेस के अंदर भी कि 4 साल 5 साल अपने आप को झोंक दो पूरी तरह से, अगर हमें सफल होना है तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव के लिए भी यही जो है योग्यता बताई गई है। अगर इसका सही दोहन किया जाए तो प्रबल इच्छा में अनंत शक्ति है। इच्छा का अनुसरण करने की असफलता वह न करना जो आप करना चाहते हैं, औसत दर्जे की जिंदगी या असफलता का रास्ता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगर हम अपनी इच्छा का अनुसरण नहीं करते हैं और जो हम पाना चाहते हैं अगर उसके लिए प्रयास भी नहीं करते, तो हमारी जिंदगी हमेशा एक एवरेज लाइफ बनकर रह जाती है। हम हमेशा औसत जिंदगी ही जीते रहते हैं, जैसे कि 95% लोग अक्सर करते हैं। मुझे एक कॉलेज के अखबार के बेहद प्रतिभाशाली युवा लेखक के साथ हुई चर्चा याद आती है। इस युवक में प्रतिभा थी। अगर किसी व्यक्ति में पत्रकारिता के कैरियर में सफल होने का मादा था, तो वह यही व्यक्ति था। उसके ग्रेजुएशन के कुछ समय पहले मैंने उससे पूछा, डैन तुम अब क्या करोगे? पत्रकारिता के कैरियर में जाओगे? डैन ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे नहीं, मुझे लिखना और रिपोर्टिंग करना बहुत पसंद है और मुझे कॉलेज के अखबार में काम करने में बहुत मजा भी आता है, परंतु पत्रकारों की कमाई थोड़ी सी होती है और मैं भूखे नहीं मरना चाहता। इसके बाद मैं 5 साल तक डैन से नहीं मिला। फिर एक शाम को मुझे न्यू ऑलियंस में मिला। डैन किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में असिस्टेंट पर्सनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था और उसने मुझे जल्दी ही बता दिया कि वह अपने काम से संतुष्ट नहीं है। मेरी तनख्वाह तो अच्छी है, मेरी कंपनी भी अच्छी है और जहां तक जॉब सिक्योरिटी का सवाल है, वह मेरे पास है, परंतु इस काम में मेरा दिल नहीं लगता। अब मैं सोचता हूँ कि काश कॉलेज के बाद मैंने किसी प्रकाशक के यहाँ या किसी अखबार में काम किया होता। डैन के रवैये से बोरियत और अरुचि साफ झलक रही थी। वह हर चीज में बुराई देख रहा था। जब तक वह अपनी नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में नहीं जाएगा, उसकी मनचाही सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। सफलता में पूरे मन से प्रयास की जरूरत होती है और आप किसी भी काम में पूरा मन तभी लगा सकते हैं जब आप उसे पसंद करते हो। यस फ्रेंड्स, अगर जो भी काम हम कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता चाहिए ना, तो हमें उस काम से प्यार करना पड़ेगा, हमें उस काम को पसंद करना पड़ेगा। अगर हम उस काम को पसंद नहीं करते, तो हम उसमें अपना 100% दे भी नहीं पाएंगे।
तो अगर मोदी केयर के डेमो पसंद नहीं है और मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है, तो डेमो तो करने पड़ेंगे, इन कामों को पसंद तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और वाक़ई में जब आप करने लगते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है। आगे बात करते हैं डैन के बारे में। अगर डैन ने अपना मनपसंद काम किया होता, तो वह आज अखबार की दुनिया में काफ़ी ऊपर होता और लंबे समय में आज उससे ज़्यादा पैसा और मानसिक संतोष मिल रहा होता। अपनी नापसंदगी के काम को छोड़कर अपना मनपसंद काम करना वैसा ही है जैसे 10 साल पुरानी कार में 500 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी जाए। हम सभी में इच्छाएं होती है, हम सभी सपने देखते हैं कि हम सचमुच क्या करना चाहते हैं, परंतु हम में से बहुत कम लोग ही वास्तव में अपनी इच्छाओं का कहना मानते हैं। इसके बजाय हम अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। सफलता की हत्या करने के लिए हम 5 तरह की हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इन हथियारों को नष्ट कर दे क्योंकि ये हथियार बहुत खतरनाक है। यस, देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे वो अ, बहाने हैं, ऐसे कौन से हथियार हैं जो हमारी सफलता की हत्या कर देते हैं, हमारी इच्छाओं की हत्या कर देते हैं। इच्छाएँ सबके पास है, सपने सब देखते हैं, लेकिन ऐसे कौन से 5 हथियार हैं, ऐसे कौन से 5 बहाने हैं, जो कि आपको, हमको अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रोकते हैं और हमने क्या करना है, इन हथियारों को नष्ट कर देना है बिल्कुल अपनी लाइफ से। समझते हैं कौन-कौन से हैं वो? पहला है खुद को नाकाबिल समझना। आपने दर्जनों लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मैं डॉक्टर या एग्जीक्यूटिव या कमर्शियल आर्टिस्ट या बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझ में इतनी प्रतिभा नहीं है। अगर मैंने कोशिश की तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। मेरे पास शिक्षा और अनुभव की कमी है। कई युवतियाँ अयोग्यता की छुरी से अपनी इच्छा को मार डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें अपने आप के ऊपर ही विश्वास नहीं होता। हमें लगता है कि शायद ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। अरे निशा जी वो तो कर सकती हैं। अरे वीरू भैया वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये काम नहीं कर पाऊँगा, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, मुझे तो स्टेज पे लेक्चर देना ही नहीं आता है, मैं ये कैसे कर पाऊँगा? हम अपने आप को नाकाबिल समझते हैं। आगे फ्रेंड्स समझते हैं कि ऐसी कौन-सी हथियार है जो हमने नष्ट करना है, वो है सुरक्षा की बीमारी। जो लोग कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहीं सुरक्षित हूँ, वे अपने सपनों की हत्या करने में सुरक्षा के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। यस फ्रेंड्स, सुरक्षा की बीमारी यानी कि हम सोचते हैं कि जहाँ हम है ना, वहाँ पे हम कम से कम सिक्योर तो हैं, हम नया कदम उठाने से ही डरते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? प्रतियोगिता, इससे भी हम बहुत डरते हैं। इस क्षेत्र के पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तो लोग एक के एक ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे विचार भी इच्छा को तत्काल मार देते हैं। सही है फ्रेंड्स, ये चीज़ भी देखिए आप चाहे अपने ही ऊपर हमारे ही बिज़नेस में लगाकर देख लीजिए। हमें लगता है अरे नहीं बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत लोग मोदी केयर कर रहे हैं, अरे वो लोग आगे बढ़ जाएँगे, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा? फ्रेंड्स सोचने वाली ये बात है कि जीबीडीडी यानी कि जो हमारा हाईएस्ट टाइटल है वो सबके लिए खाली है। उसमें कोई एक पद नहीं है कि एक ही पद हमें जीबीडीडी मिलेगा। हज़ारों लाखों लोग जीबीडीडी बन सकते हैं, इसलिए प्रतियोगिता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बात करते हैं माता-पिता के आदेश। मैंने सैकड़ों बच्चों को अपना करियर चुनते समय ये कहते सुना है, मेरा मन तो दूसरा करियर चुनने का था, परंतु मेरे माता-पिता ने मुझसे ये करियर चुनने के लिए कहा, इसलिए मैंने इसे ही चुन लिया। ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को जानबूझकर ये आदेश नहीं देते कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर बुद्धिमान माता-पिता अपने बच्चों को जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं। अगर बच्चा शांति से यह समझाए कि वह दूसरा करियर क्यों चुनना चाहता है, तो माता-पिता उसकी बात सुनेंगे और कोई तनाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के करियर में माता-पिता और बच्चे दोनों का लक्ष्य एक ही है, सफलता। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि 18, 19, 20, 25 साल के हैं और जो शायद अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं ले पाते। वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने परिवार के ऊपर कि ठीक है, परिवार वालों ने कहा वैसा ठीक है। डेमो खुद देख कर आए हैं, बिज़नेस प्लान खुद समझ के आए हैं और डिसीज़न छोड़ दिया अपने परिवार वालों के ऊपर कि मम्मी-पापा ने मना कर दिया इसलिए मैं कैसे इस बिज़नेस को करूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर मम्मी-पापा ने मना भी कर दिया है और आपका दिमाग कहता है कि ये बिज़नेस बिल्कुल सही है, आपका दिल कहता है कि ये जो बिज़नेस मैंने देखा है, मैं इसमें सफल हो सकता हूँ, तो उनको प्यार से बिठाकर समझाने की कोशिश कर सकते हैं हम। अपने एक्टिव रीडिंग अप्लायंस से मिला सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपके माता-पिता भी यही चाहेंगे कि आप सफल हो जाएँ। तो इसलिए क्या है कि केवल आदेश को हमने अक्षरशः ऐसे नहीं मान लेना है, उसके बारे में जो भी
सुतर्क हो, उस तर्क के साथ हमने अपने बिज़नेस को अपने माता-पिता के सामने प्रस्तुत करना है और अपनी सफलता में योगदान देना है। नेक्स्ट है पारिवारिक ज़िम्मेदारी। अगर मैंने 5 साल पहले नौकरी बदली होती, तो शायद अच्छा रहता। परंतु अब मेरे पास परिवार है और इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये नज़रिया भी आपकी इच्छाओं का की हत्या करने का हथियार है। यस, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है जब है हम उम्र के एक पड़ाव पर आते हैं, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आती है और हम कोई भी नौकरी कर रहे होते हैं या कोई भी बिज़नेस कर रहे होते हैं, उस वक़्त हम कुछ भी नया कदम उठाने से बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कोई नया कदम उठाएँगे, तो पता नहीं हम उसमें सफल हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। और फिर जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका क्या होगा? फ्रेंड, ये भी एक हथियार है जो आपकी इच्छाओं की हत्या कर देता है। इसको भी हमने फेंक देना है। इन हत्या के हथियारों को फेंक दें। याद रखें, पूरी शक्ति हासिल करने का इकलौता तरीका पूरी ताकत से लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाने का एकमात्र उपाय यही है कि आप जो करना चाहते हैं, वही करें। इच्छा के सामने समर्पण कर दें और बदले में आपको ऊर्जा, उत्साह, मानसिक स्फूर्ति और बेहतर सेहत मिलेगी। यस फ्रेंड्स, जभी भी हम अपनी इच्छा का कोई काम करते हैं ना, तो अंदर से वो ऊर्जा, अंदर से वो एनर्जी, अंदर से वो उत्साह अपने आप आ जाता है। इनफैक्ट अंदर से वो बेहतर सेहत भी आपके पास अपने आप आ जाती है। जभी भी कोई काम आप बिना इच्छा के करते हैं या आपके सपनों का वो काम नहीं होता, तो आपको उसमें वो उत्साह भी नहीं मिलेगा, वो एनर्जी भी नहीं मिलेगी और आप उसमें बहुत हद तक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल नहीं कर पाएँगे। आगे जानते हैं। बिल्कुल रेनू, जब अपन डेमो करके आते हैं, कोई मीटिंग करके आते हैं, तो कितने उत्साहित होते हैं, है ना? यस, और तबीयत तबीयत सब सही हो जाती है। अगर कुछ मतलब थोड़ा बहुत ऐसे भी हो ना, तो बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। कभी मान लो एक दिन हो रहा था, सिर में दर्द है ना थोड़ा सा हल्का हल्का, ऐसे क्योंकि मोबाइल पे ज्यादा वर्क होता है, और एक दिन मैं डेमो करके आ गई तो सिर दर्द विर दर्द सब खत्म हो गया मेरा, इतनी फ्रेश हो गई कि क्या बताया जाए मीटिंग करके आने से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि वो हमें काम बहुत पसंद है। कल भाभी मैं भी फुलेरा गई थी और वहां पर बहुत बड़ी मीटिंग करके आई, बहुत शानदार जबरदस्त मेरी मीटिंग रही। और उसके आने के बाद एक मीटिंग मैंने वहां पर और करी और उसके बाद आकर भी मैंने अपनी टीम के लोगों से बात करी और मुझे कल का दिन इतना इतना अच्छा लगा कि आज का मेरा दिन सफल हो गया। खाना भी बड़े प्यार से बनाया। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल। चीजें होती है कि जब हमारी इच्छा का कोई काम होता है जो हमें पसंद है ना, तो ऊर्जा, उत्साह, बेहतर सेहत सब कुछ अपने आप हमारे पास आ जाती है। और इच्छा के सामने बिल्कुल। समर्पण करने की कोई उम्र नहीं होती। ज्यादातर सचमुच सफल लोग सप्ताह में 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम करते हैं। परंतु आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने ज्यादा काम की शिकायत की होगी। सफल लोगों का ध्यान लक्ष्य पर लगा होता है और इसी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और है हमारे सामने, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो 24 घंटे में से 18-19 घंटे जो है वो बिल्कुल काम करते हैं और उनको ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, अपने लिए काम करना, देश के लिए काम करना। कोई प्लीज बुरा मत मानेगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर कोई नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं तो मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेकिन फिर भी उनमें वो उत्साह रहता है, फिर भी उनमें वो ऊर्जा रहती है, फिर भी उनमें कभी काम की कोई शिकायत नहीं रहती है। और फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि कौन-सा ऐसा आदमी है जो ज़्यादा काम करने की वज़ह से मर गया हो? कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो ज़्यादा काम करने से कुछ नहीं होता, उल्टा हमें उससे एनर्जी मिलती है जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो। आगे जानते हैं, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जब आप एक इच्छित लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकल्प करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़कर कई गुना हो जाती है। कई लोग, करोड़ों लोग अपना लक्ष्य बनाकर और उस लक्ष्य को हासिल करने में जी-जान से जुटकर नई ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों से बोरियत दूर होती है, लक्ष्यों से कई लंबी बीमारियां भी दूर हो जाती है। हम लक्ष्यों की शक्ति में थोड़ा गहराई तक जाएँ। जब आप अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण करते हैं, जब आप अपने दिमाग पर लक्ष्य को हावी हो जाने देते हैं, तो आप में शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है, जिसके सहारे आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। परंतु आपको कुछ और भी मिलता है, जो उतना ही बहुमूल्य होता है। आपको स्वचालित या ऑटोमैटिक योजना मिलती है, जो आपको सीधे अपने लक्ष्य तक ले जाती है।
यस फ्रेंड्स, जब हम कोई भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं और पूरी जी जान से, पूरे दिल से उस लक्ष्य के साथ हम काम करने में लग जाते हैं ना, तो ये कायनात भी आपके साथ लग जाती है और आपके मन में आइडियाज भी अपने आप आने लगते हैं। नए नए ऑटोमेटिक योजनाएं, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगते हैं। अब मैं इसको बता सकती हूँ, अब मैं उससे मिल सकती हूँ, अगर मैं इससे ऐसे बात करूँ तो कैसा रहेगा। यानी कि आप खुद प्रयोगशील हो जाते हैं जब आपके माइंड में कोई लक्ष्य बहुत तीव्र गति से आप उसको पाने की इच्छा होती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित होते हैं, तो आपको नित नए आइडियाज आते हैं और जब आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं और उनमें से कोई भी आइडिया सक्सेसफुल होता है, तो फ्रेंड ये आप में एनर्जी को और कई कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। तो गहराई से हमने अपने लक्ष्यों में जाना है और गहराई से तय किए गए लक्ष्य के साथ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये आपको अपने तक पहुंचने की राह पर बनाए रखते हैं। इसमें कोई रहस्य नहीं है। दरअसल होता यह है, जब आप अपने लक्ष्यों के आगे समर्पण कर देते हैं, तो लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क में जाकर बैठ जाता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा संतुलन में रहता है। हो सकता है कि आपका चेतन मस्तिष्क संतुलन में ना हो। आपका चेतन मस्तिष्क तभी संतुलन में रहता है जब ये वही करता है जो आपका अवचेतन मस्तिष्क सोच रहा है। यानी कि हमें कोई भी काम जो है ना, वो अवचेतन मस्तिष्क से ज्यादा से ज्यादा करवाने चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब आपका हमारा लक्ष्य पहुंच जाता है ना, तो अपने आप कॉन्शियस माइंड भी उसके लिए काम करने लगता है। अवचेतन मस्तिष्क के पूरे सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति झिझकेगा, दुविधा में होगा, अनिर्णय की स्थिति में होगा। अब जबकि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ गया है, तो आप अपने आप सही तरीके से काम करने लगते हैं। चेतन मस्तिष्क अब स्पष्ट और सीधा चिंतन कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की अगर हम बात करें, अगर हमने कोई भी काम करना है, अगर हमने कोई भी लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, अगर हमने किसी भी इच्छा की पूर्ति करनी है, तो हमने उसको कोशिश करके सीधा डाल देना है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, यानी कि अवचेतन मस्तिष्क के अंदर। जब कोई भी लक्ष्य अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है, उसके बाद आपका और हमारा जो चेतन मस्तिष्क होता है, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो भी उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवचेतन मस्तिष्क की दिशा में ही काम करने लगता है और अब वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और बिल्कुल सीधा चिंतन कर सकता है। कभी भाभी ये बताएंगे मैं कि अवचेतन। मैं हाँ भाभी, हाँ जी, हाँ जी। आप बिल्कुल बताएं, अवचेतन और चेतन माइंड का थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बताएं प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, क्या होता है, क्यों अपन बोलते हैं, क्यों अपने लीडर्स मनोज मलिक जी सब अपने अप्लायंस बोलते हैं कि जाओ और स्टेज पर बोलो कि आप अगले 4 महीने में क्या अचीव करने वाले हो, आप गाड़ी कब अचीव करने वाले हो, कौन सी गाड़ी अचीव करने वाले हो, उसका नाम, उसका कलर, किस तरह की वो होगी। बिल्कुल आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं पर भी रेलवे स्टेशन पर जाकर या एयरपोर्ट की जब आप टिकट वहां पे फ्लाइट की टिकट लेते हैं, जाकर के बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि मुझे इस शहर में जाना है, इस शहर की टिकट चाहिए, तो वो आपको देता है। इसी तरह से हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और जब आप बार बार अपने लक्ष्य को बोलते हैं ना दोस्तों, बार बार, वो दो मन होते हैं अपने, अवचेतन मन और चेतन मन। अवचेतन मन में जब वो बैठ जाता है ना, तो अपने आप चेतन मन उसके हिसाब से काम करने लगता है और उसके हिसाब से आइडियाज अपने आप आने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं आप बोलो। जैसे कि आपने, और वो ये कब होता है, जब बार बार बोल के, एक बार बोलने से चेतन मन क्या करता है, चेतन मन को विश्वास नहीं होता और वो अवचेतन मन में बैठने नहीं देता चीजों को, है ना। चेतन मन बाहर का पहरेदार है, वो हर किसी चीज को अंदर नहीं जाने देता। लेकिन एक बार जब चीज अंदर चली जाती है ना, अगर सच में चली गई, अगर सच में आपको विश्वास हो गया किसी चीज का, तो फिर वो उसे सच करके ही दिखाता है। अवचेतन मन में इतनी जबरदस्त पावर है कि वो उसे सच करेगा। तो होता क्या है, जैसे आप कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो शुरू शुरू में क्या आपका चेतन मन सीखता है उन चीजों को, तो आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। अरे ये गाड़ी अभी ब्रेक लगा दिया, फिर ब्रेक ही लगा रह जाता है, क्योंकि मैंने भी कार चलानी सीखी थी। सारा व्हीकल निकल गया तो चलने की याद ही नहीं आती कि यार चलना भी है। फिर कहीं चेतन मन में वो संदेश, वो अपने को चेतन करना पड़ता है कि यार अरे आगे भी चलना है। फिर कोई आए तो अरे ब्रेक भी लगाना है, मतलब सोचना पड़ता था बहुत ज्यादा। अच्छा क्लच दबाना है, अच्छा अब गियर लगाना है, इस तरह से। लेकिन जब हमने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, तो क्या अब हमें सोचना पड़ता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब गियर बदलना है, कब हमें रेस दबाना है, कुछ सोचना पड़ता है अब हमें।
जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज हमारे अवचेतन मन में बैठ गई, इवन हम अगर कहीं पर फोन पे भी बात करते रहेंगे, हमारा दिमाग कुछ सोचता भी रहेगा, तो भी हम गाड़ी चला के घर पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो रास्ता भी हमारे अवचेतन मन में बैठ गया और हमें हमारी ड्राइविंग भी अवचेतन मन में बैठ गई। वो परफेक्ट ड्राइविंग करता है अवचेतन मन, कभी भी अवचेतन मन नहीं करता वो ड्राइविंग। आपका चेतन मन तो पता नहीं कहाँ है, आप तो पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, किससे क्या सोच रहे हो, क्या बात। और कई बार लगता नहीं अरे घर भी आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये चीज आपके अवचेतन मन में बैठ चुकी है और ये बिल्कुल परफेक्ट काम करवाता है आपसे। इसीलिए आपके लक्ष्य को डिसाइड कीजिए, इसने कहा है, उसे बार बार बोलिए। आप अगले 2020 में क्या अचीव करने वाले हैं, 21 में क्या अचीव करने वाले, किसी के सामने शर्माइए मत, डरिए मत, क्योंकि जब आप बोलते नहीं हो ना, तभी आपकी चीजें होती नहीं। आप देख लो, जो भी इंसान चिल्ला चिल्ला के स्टेज पे बोलता है ना, उसकी चीजें सच हो जाती है, वो चीज अचीव कर लेता है। आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो अब देखना चालू कर देना, है ना। तो इस तरह से करना है। चलो रेनू, आगे चलो। बिल्कुल भाभी, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारा जो चेतन मन होता है ना, वो बहुत लॉजिकल होता है। वो दिमाग लगाता है, वो बाहर के वातावरण को देखकर सोचता है। जैसे अगर मान लीजिए आज मैंने बोल दिया कि मैं 1 करोड़ की कार चलाऊंगी, तो मेरा चेतन मन मुझे रोकेगा। अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये हाँ। लॉजिकल नहीं है, तुम ये मत बोलो, ये लॉजिकल नहीं है, कोई 1 करोड़ की कार तुम नहीं ले सकती हो अभी। ये मेरा चेतन मन बोलेगा। लेकिन जब मैंने 1 करोड़ की कार मेरे अवचेतन मन में बिठा ली ना, तो वो चेतन मन अपने आप उस 1 करोड़ की कार को सच करवाने में लग जाएगा। सारी परिस्थितियां करवा देगा, सारे मुझसे वो काम करवा देगा, जिससे मेरे पास वो 1 करोड़ की कार आएगी। तो हमने अपने अवचेतन मन को ज्यादा काम में लेना है फ्रेंड्स। चेतन मन तो इस दुनिया को देखकर अपना दिमाग लगाता है, लॉजिकल होता है। वो दिमाग लगाएगा, लेकिन हमने यस रामू को आदेश देना है। बिल्कुल सही कहा है ना, रामू के हमने रामू का आदेश मानना नहीं है, हमने रामू को आदेश देना है। आगे बात करते हैं। मैं आपको 2 काल्पनिक व्यक्तियों का उदाहरण देकर इस बात को समझाना चाहता हूँ। शायद इनमें आपको अपने आसपास कई लोगों की झलक दिखाई दे। हम इन्हें टॉम और जैक का नाम देंगे। ये दोनों बाकी सभी बातों में लगभग समान हैं। दोनों में एक ही चीज का अंतर है, टॉम का एक निश्चित लक्ष्य है और जैक का नहीं है। टॉम जानता है कि वह क्या बनना चाहता है। वह 10 साल बाद खुद को कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा देख रहा है। चूंकि टॉम ने अपने लक्ष्य के आगे समर्पण कर दिया है, इसलिए उसके अवचेतन मस्तिष्क से उसका लक्ष्य उसे संकेत करता है, यह करो या यह मत करो। इससे तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य लगातार बोलता रहता है, मैं ही वह इमेज हूँ जिसे तुम हकीकत बनाना चाहते हो। तुम्हें मुझे हकीकत बनाने के लिए ये करना चाहिए। देखा फ्रेंड्स, क्योंकि टॉम का लक्ष्य निर्धारित है, इसलिए उसके अवचेतन माइंड जो है ना, वो उसे अपने आप संकेत दे देता है कि तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये तो करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। फिर आपको हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर अब हमारे से वो हमारा अवचेतन माइंड अपने आप काम करवाएगा। वो हमें अपने आप निर्देश देगा कि क्या तो हमारे लिए सही है और क्या सही नहीं है। टॉम के पास लक्ष्य था, इसलिए वह उधर-उधर की बातों में नहीं उलझा। लक्ष्य ने उसे सारे कामों में सही रास्ता दिखाया। जब टॉम कोई सूट खरीदता था, तो उसका लक्ष्य उसे ये बताता था कि उसे कौन-सा सूट चुनना चाहिए। लक्ष्य ही टॉम को बताता था कि उसे अगली नौकरी किस तरह की चुनना चाहिए, बिज़नेस मीटिंग में क्या कहना चाहिए, विवाद की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। अगर टॉम अपने लक्ष्य से जरा भी इधर-उधर भटकता था, तो उसके अवचेतन मस्तिष्क में फिट स्वचालित यंत्र सक्रिय हो जाता था और उसे चेतावनी दे देता था कि वह भटक गया है, और उसे बताता था कि सही राह पर आने के लिए उसे क्या कदम उठाने पड़ेंगे। टॉम के लक्ष्य ने उसे अपनी नौकरी के वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया था। दूसरी तरफ जैक के पास कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए उसके पास मार्गदर्शन देने वाले स्वचालित यंत्र का अभाव था। वह जल्दी ही दुविधा में पड़ जाता था। उसके काम बिना नीतियों के होते थे। वह हिचकता था। वह कभी उधर जाता था, यह सोचता था कि उसे इस हालत में क्या करना चाहिए। चूंकि उसके पास लक्ष्य को हासिल करने की लगन नहीं थी, इसलिए जैक औसत जिंदगी की आसान राह पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। क्या मैं आपसे ऊपर लिखे खंड को दोबारा पढ़ने का आग्रह कर सकता हूँ? अभी ऐसा करें। भाभी दोबारा पढ़ते हैं इस खंड को वापस से, है ना? और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉम के पास लक्ष्य था, इसलिए वह इधर-उधर की बातों में नहीं उलझा। लक्ष्य ने उसे सारे कामों में सही रास्ता दिखाया।
जब टॉम कोई सूट खरीदता था, तो उसका लक्ष्य उसे बताता था कि उसे कौन-सा सूट चुनना चाहिए। लक्ष्य ही टॉम को बताता था कि उसे अगली नौकरी किस तरह की चुनना चाहिए, बिज़नेस मीटिंग में क्या कहना चाहिए, विवाद की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। अगर टॉम अपने लक्ष्य से ज़रा भी इधर-उधर भटकता था, तो उसके अवचेतन मस्तिष्क में फिर स्वचालित यंत्र सक्रिय हो जाता था और उसे चेतावनी दे देता था कि वह भटक गया है, और उसे बताता था कि सही राह पर आने के लिए उसे क्या कदम उठाने होंगे। टॉम के लक्ष्य ने उसे अपनी नौकरी के वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया था। दूसरी तरफ जैक के पास कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए उसके पास मार्गदर्शन देने वाले स्वचालित यंत्र का अभाव था। वह जल्दी ही दुविधा में पड़ जाता था। उसके काम बिना नीतियों के होते थे, वह हिचकता था, वह कभी इधर कभी उधर जाता था, वह सोचता था कि उसे इस हालत में क्या करना चाहिए। चूंकि उसके पास लक्ष्य को हासिल करने की लगन नहीं थी, इसलिए जैक औसत जिंदगी की राह पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास लक्ष्य है और अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, दोनों सिचुएशंस में कितना फर्क है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आपका अवचेतन मन अपने आप आपको ये बता देता है कि कौन सी चीज आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। और जब हमारे बिल्कुल पास रेनू, एक लक्ष्य बार नहीं होता, हाँ, तो बताओ हम बताओ। कभी इधर कभी उधर बहुत भटकने वाली स्थिति में होते हैं। कई बार देखा होगा आपने, लोगों को डिसाइड ही नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करूं क्या ना करूं क्या करूं, और पूरा टाइम सोच में ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिनके पास लक्ष्य होता है ना, वो बिल्कुल डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे ये करना है और इसके लिए ये रास्ता सही है। जी भाभी। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि वो क्यों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों 95% लोग एक एवरेज जिंदगी जीते हैं। क्यों पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास होता है और क्यों वो 5% लोग अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। क्योंकि उनके पास लक्ष्य होता है दोस्तों, है ना। और लक्ष्य जब आप बना लोगे तो अपने आप काम होंगे, अपने आप। और लक्ष्य अपन क्या कहते हैं, लक्ष्य पता है अपन कैसे बनाते हैं, पहले अपन पैसा कमाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से फिर कहते हैं इसको यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना, बड़ा सोचते ही नहीं है। पहले पैसे का लक्ष्य बनाइए, कितना आपको अचीव करना है, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपका अचीव हो जाएगा। जब आप अपने आपको जीबीडीडी देखोगे ना कि मैं जीबीडीडी हूं, मैं 2 साल में या 5 साल में, जब भी आपका मन विश्वास करता है मैं जीबीडीडी बन रही हूँ, तो सच में आप कपड़े भी खरीदने जाओगे ना, तो आपको ऐसे ही कपड़े मिलेंगे जो जीबीडीडी पहनेगा, मतलब अच्छे वाले कपड़े। आप मैं भी ऐसे वैसे भाभी कपड़े वो बिल्कुल यही सोच रही थी, अभी आवश्यकता बिल्कुल आपको यही सोच खरीदने रही नहीं थी। देगा। मैं भी बिल्कुल, तो बिल्कुल यही वो सोच रही आपको थी। खरीदने ही नहीं देगा आपका आवश्यकता। हाँ, बताओ रेनू। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रही थी जब इसमें जैक का उदाहरण आ रहा था ना, कि आप सूट खरीदेंगे तो आपको ये होगा कि कौन हम्म, सा खरीदना है। तो वाकई में हाँ। अगर अपने आप को हम्म, जीबीडीडी फील करती हूँ ना, तो मैं अगर कोई भी सस्ता या लोकल ऐसा कपड़ा खरीदूंगी तो मुझे लगेगा नहीं नहीं, ये मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगा, मैं तो एक जीबीडीडी हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल वो ना बिल्कुल। आपको करने ही नहीं देगा वो काम। बिल्कुल, तो आपको क्या है दोस्तों, पहले अपना बनाना है, लक्ष्य तय करना है, 5 साल बाद आप कहाँ जाओगे, 10 साल बाद आप कहाँ जाओगे, पूरी चीजों को लिख लेना है आपको। लिखित में चीजें बहुत जल्दी सच होती है, और आपको वैसी फीलिंग अपने अवचेतन मन में बिठा लेनी है। सब चीज ये अपने आप करवा देगा, सच बता रही हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो रेनू, आगे चलते हैं। इस अवधारणा को अपने दिमाग में बैठ जाने दें। बेहद सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करें। यह देखें कि उन सभी ने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण कर दिया था। देखें कि किस तरह किसी बेहद सफल व्यक्ति की जिंदगी उसके लक्ष्य के चारों तरफ घूमती है। लक्ष्य के सामने समर्पण करें, सचमुच समर्पण करें, उसे अपने दिमाग पर हावी होने दें, और तब लक्ष्य आपको वह स्वचालित मार्गदर्शन प्रदान करेगा जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा। हम लोगों के साथ अक्सर होता है कि किसी शनिवार की सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे पास कोई योजना नहीं होती। हम नहीं जानते कि उस दिन हमें क्या करना है। इस तरह के दिनों में लगभग कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम दिन को यूं ही गुजार देते हैं, और जब दिन खत्म हो जाता है तो खुश होते हैं, परंतु जब हम किसी दिन की योजना के साथ शुरू करते हैं तो हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। यह आम अनुभव का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। किसी काम में सफलता हासिल करने के लिए हमें उस काम की योजना बनानी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बिल्कुल, वैज्ञानिकों यहाँ को पे रेनू एक बार मैं बोलना चाहूंगी कि जी आपको करना क्या है दोस्तों, आपको रात को अपना लक्ष्य निर्धारित, देखो लक्ष्य 5 साल 10 साल का भी होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म लक्ष्य भी होने चाहिए आपके, कि कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, रोज के आपके लक्ष्य डिसाइड होने चाहिए।
रात को आप सो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कल किसको डेमो दिखाना है, कितने बजे डेमो दिखाना है, किन किन से मुझे बातें करनी है, किन किन को अपनी लॉयल्टी के बारे में बताना है, किन किन को धूम और रफ्तार के बारे में बताना है। ये अगर आप रात को करके सोओगे ना, मैं सच बता रही हूँ, पूरा दिन, नहीं तो आप दिन में ही 12 1 2 ऐसे ही बजा दोगे, घर के काम में कोई काम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है क्या करना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि फिक्स कर लीजिए कि कल सुबह मुझे इतने बजे ये काम करना है, तो देखिए आप कितनी जल्दी सब कुछ पालोगे। ठीक है ना? चलो रेनू आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वैज्ञानिकों को परमाणु की प्रबल शक्ति का आभास था, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि परमाणु को किस तरह विखंडित किया जाए ताकि इसकी प्रबल शक्ति का विस्फोट हो। जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो भविष्यदर्शी वैज्ञानिकों ने परमाणु बम की संभावित शक्ति को देखा। तत्काल एक योजना बनी जिसका सिर्फ एक लक्ष्य था, परमाणु बम बनाना। बाकी सब इतिहास है। कुछ ही सालों में लगन और मेहनत रंग लाई, परमाणु बम गिराए गए और युद्ध खत्म हो गया। परंतु अगर लक्ष्य हासिल करने की योजना ही नहीं बनी होती तो परमाणु को विखंडित करने की प्रक्रिया शायद इतनी जल्दी नहीं हो पाती। शायद इसमें 1 दशक या इससे भी ज्यादा का विलंब हुआ होता। अगर आपको काम करना है तो उसका लक्ष्य बना ले। हमारा उत्पादन का भट्टा ही बैठ जाएगा अगर हम उत्पादन के टारगेट ना बनाएं। सभी कंपनियों के अफसर टारगेट डेट और उत्पादन की संख्या का लक्ष्य बनाते हैं। सेल्समैन तभी ज्यादा सामान बेच पाते हैं जब उन्हें निश्चित संख्या में माल बेचने का लक्ष्य दिया जाता है। प्रोफेसर जानते हैं कि विद्यार्थी तभी अपने टर्म पेपर लिख पाते हैं जब उसके लिए डेडलाइन तय कर दी जाती है। यस फ्रेंड्स, ये भी आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि अगर कोई स्टूडेंट है तो जब उसको एग्जाम की डेडलाइन तय कर दी जाती है तो वो अपना पेपर एक आराम से कर पाता है। या हमें पता है कि 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में वो 15 20 25 क्वेश्चन भी होंगे ना, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टारगेट है। और अगर मान लीजिए कहीं पे कहीं प्रोडक्शन भी होता है तो प्रोडक्शन हाउस को भी कितने उत्पादन करना है, कितनी संख्या में करना है, कितना माल बेचना है, उसका सबका लक्ष्य निर्धारित होता है, तय होता है। अगर वो तय नहीं होगा ना तो सही तरीके से ये काम परफॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमें भी कोई काम करना है तो उसकी डेडलाइन भी तय करनी पड़ेगी कि ये काम मुझे इस तारीख तक करना है, मंथ एंड तक मुझे इतना बीवी करना है, 25 तारीख तक मुझे इतना बीवी करना है। ये डेडलाइन तो हमें बनानी ही पड़ेगी फ्रेंड्स। तो अगर आप सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य तय करें, डेडलाइन बनाएं, किस तारीख तक आप लक्ष्य हासिल करेंगे ये तय करें। अपने आप ये तय करें कि आप इतने समय में इतना हासिल करेंगे। आप केवल उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना हासिल करने की आपने योजना बनाई है। ये समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इतने महीने तक या इस महीने की लास्ट डेट तक 25 तारीख तक या 28 तारीख तक मेरा इतना बीवी हो जाएगा, तो हम लगभग लगभग उसके आसपास ही पहुंचते हैं। उससे ज्यादा तो हमने क्या करना चाहिए, हमें लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए ताकि उसको एक प्रॉपर वे में हम डायरेक्ट कर सके कि किस तरह से। अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख बीवी का लक्ष्य बनाया तो 1 लाख बीवी के लिए 10 तारीख तक मेरा कितना बीवी हो जाना चाहिए, 15 तक कितना हो जाना चाहिए, 25 तक कितना हो जाना चाहिए और मंथ एंड तक कितना हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल आप योजना बनाएंगे तो बहुत आसानी से इसको अचीव भी कर पाएंगे। अ, भाभी 8-12 हो गए, आगे पढ़े क्या? रहने देते, कल पढ़ लेते हैं, है ना? हाँ, अब ये नया वैसे भी नया स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए लक्ष्य बहुत जरूरी है, डेडलाइन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी अगर 3 घंटे डिसाइड ना होना तो बच्चा 6 घंटे में भी पेपर नहीं करके चुके, है ना? तो वो पता होता है कि 3 घंटे में करना है तो उसी हिसाब से करता है, वो फटाफट पूरा पेपर सॉल्व भी करता है। तो दोस्तों हमें भी इस तरह से करना है, इस तरह से लक्ष्य निर्धारित करने हैं और काम करने हैं। थैंक यू सो मच रेनू, बहुत अच्छा समझाया। अब अफर्मेशंस भी करवा दो।